हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंपली ऑन यूपीएससी चैनल। आज हम डे 6 में प्रीलिम्स 2019 का अगला 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लेट अस डायरेक्टली स्टार्ट। 51 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स पीवीटीजीज इन इंडिया, जिसको पीवीटीजीज बोलते हैं। पीवीटीजीज के बारे में 4 फैक्चुअल स्टेटमेंट्स दिया है, अपने को बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये 2019 में आया था क्वेश्चन, तो उस हिसाब से डेटा है। कुछ फैक्ट्स आपके अलग भी होंगे, तो डरने का बात नहीं है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पीवीटीजीज रिसाइड इन 18 स्टेट्स एंड 1 यूटीज। उस टाइप के हिसाब से ये फैक्ट सही है। एक यूटी अंडमान एंड निकोबार था, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टैग्नेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन इज वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग पीवीटीजी स्टेटस। अब देखिए क्या क्राइटेरिया थे, ये 3-4 क्राइटेरिया थे फॉर पीवीटीजीज की प्री एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, यानी कि हंटिंग जैसा प्रैक्टिस लोग करते रहते हो, जीरो या लेस देन जीरो ग्रोथ यानी स्टैग्नेंट या डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, और लो लिटरेसी, ये क्राइटेरियाज थे पीवीटीजी डिसाइड करने के लिए। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। फिर थर्ड स्टेटमेंट क्या है? देयर आर 95 पीवीटीज ऑफिशियली नोटिफाइड इन द कंट्री सो फार। एमएचए ने अभी तक खाली 75 पीवीटीज किया था 2019 तक। भाई बढ़ भी गया हो तो 4-5 ही बढ़ा होगा, समझ रहे हो ना? तो 75 ही आंसर है, तो ये वाला गलत होगा, तो ये इज रॉन्ग। फिर फोर्थ नंबर क्या? इरूलर एंड कोंडा रेड्डी ट्राइब्स आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ पीवीटीज। इरूलर ट्राइब आपको पता होगा, अभी तमिलनाडु में जय भीम पिक्चर इनके ऊपर बना था, तो इरूलर ट्राइब के ऊपर ही था। एंड कोंडा रेड्डी ट्राइब जो है तेलंगाना के हैं, तो ये लोग दोनों पीवीटीज में आते हैं, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो आंसर होगा 1, 2 एंड 4, यानी कि सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रोहिबिशंस और लिमिटेशंस और प्रोविजन कंटेन्ड इन ऑर्डिनरी लॉज कैन नॉट एक्ट एज प्रोहिबिशन और लिमिटेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर अंडर द आर्टिकल 142। इट कुड मीन विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए पहली बात आपको ये पता होना चाहिए, आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को प्लेनरी पावर देता है जस्टिस इंश्योर करने के लिए, कोई भी जजमेंट देने के लिए। तो अगर कुछ बाकी समझ में नहीं भी आ रहा, तो आर्टिकल 142 देख के आपको समझ में आना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में है। तो इलेक्शन कमीशन हटा दो, स्टेट लेजिस्लेचर हटा दो, फाइनेंशियल क्राइसिस हटा दो, बचा सुप्रीम कोर्ट वाला, बी इज द आंसर। वैसे इसमें क्या बोल रहा है कि कोई भी ऑर्डिनरी लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जो आर्टिकल 142 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर वेस्ट किया गया है, वो उस पर कोई भी ऑर्डिनरी लॉ उस पर लिमिटेशंस नहीं लगा सकता। यानी पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट कोई भी जजमेंट पे लिमिटेशन नहीं लगा सकता है, वो वाला बात है, अगर वो आर्टिकल 142 का पावर एक्सरसाइज करके कोई जजमेंट सुना रहा है तो। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विद रेफरेंस टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट इन इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेट्स के एमएलए लोग जो विधानसभा बैठते हैं, तो विधानसभा के बारे में सवाल बोल रहा है। द गवर्नर मेक्स अ कस्टमरी एड्रेस टू मेंबर्स ऑफ द हाउस एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन। ये सही बात है, ये अपने पार्लियामेंट में भी होता है। फर्स्ट सेशन होता है जनरली, उसके स्टार्टिंग में प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं, वैसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में गवर्नर करते हैं। तो व्हेन अ स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट हैव अ रूल ऑन अ पर्टिकुलर मैटर, इट फॉलोज द लोकसभा रूल ऑफ दैट मैटर। ये भी बात सही है, 1 और 2 दोनों सही है, आंसर होगा सी। आई हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन हैज, अब देखिए इसमें कन्वेंशन का बात किया गया है, यूएन कैक इसमें भी उसी का बात किया गया है। तीसरे में यूएन कन्वेंशन ऑन ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, यूएन टॉक के बारे में बात किया गया है। तो थर्ड क्या बात करें? यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स। ये 3 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात, 3 कन्वेंशन के बारे में बात की है, यूएन कैक, यूएन टॉक और यूएन ओडीसी। अब इनके में बताया इनमें प्रोविजंस क्या क्या हो सकता है। देखिए, प्रोटोकॉल अगेंस्ट स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स बाय लैंड एंड लैंड सी एंड एयर। अब जो माइग्रेंट्स वाला स्मगलिंग का बात है, ये कहीं से भी करप्शन का काम लग नहीं रहा है, ये ट्रांसनेशनल क्राइम के अंदर आता है। तो ये फर्स्ट, ये जो थर्ड वाला है, इसका आंसर होगा फर्स्ट। ठीक है ना? फर्स्ट में जो दिया गलत है, थर्ड में जो दिया है वो भी गलत है, तो फर्स्ट और थर्ड रॉन्ग हो गया। तो तुम्हारे पास क्या बचा? सी। बाकी दोनों नहीं भी पता, तुम्हारा काम सॉल्व हो गया ना। क्योंकि लॉजिक सॉल्व करना है, पहले में जो करप्शन दिया, करप्शन का काम तो माइग्रेंट को स्मगल करना नहीं है ना, वो तो अलग चीज़ आएगा। तो आपको समझ में आ जाएगा ट्रांसनेशनल क्राइम के अंदर माइग्रेंट्स आते हैं, यू कैन इजीली सॉल्व। और वैसे भी करप्शन का अगला स्टेटमेंट में देखोगे, इस एवर फर्स्ट लीगली बाइंडिंग ग्लोबल एंटी करप्शन इंस्ट्रूमेंट। अब यूएन कैक होगा तभी तो एंटी करप्शन होगा ना। तो तू तो ऐसे भी सही है, 1 रॉन्ग 2 सही, तो ऐसे भी दिख रहा है। बाकी तो नहीं भी समझ में आया तो भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एज पर रिसेंट अमेंडमेंट इन द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, उस टाइम जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में अमेंडमेंट हुआ था 2017 के अंदर हुआ था, के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैव द राइट टू फेल बैम्बूज ग्रोन इन द फॉरेस्ट एरिया। ये बात गलत है। एक्चुअल में उसको, बैम्बू को जो है ट्री का डेफिनेशन से हटा दिया गया था, बैम्बू को ट्री नहीं रखा गया था, और ये ऑर्डिनेंस में हुआ था। तो ये वाला बात गलत हो गया। एज पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट, बैम्बू इज अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ये बात बिल्कुल सही है, बैम्बू को माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस माना गया है इन द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट में, ताकि उन लोग उसका लाइवलीहुड ले सके, लाइवलीहुड उनका ईजी रहे उसके लिए।
उस पर्पज से, ताकि उनका लाइवलीहुड बन सके, लाइवलीहुड को ध्यान में रखते हुए ये काम, ताकि उनका लाइवलीहुड के लिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डवेलर्स, द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डवेलर्स एक्ट 2006 अलाउज ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू फॉरेस्ट डवेलर्स। हाँ, तभी तो ये दोनों एकदम पैरेलली सही आंसर है, बी इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड्स वंस राइट टू मैरी पर्सन्स ऑफ चॉइस। देखिए, राइट टू लाइफ के अंदर आता है राइट टू चूज अ लाइफ पार्टनर, राइट टू लाइफ आर्टिकल 21, बी इज द आंसर। एक्चुअल सी बात है, सीधा सा, अगर राइट टू लाइफ समझते हो तो आप ये भी समझ जाओगे। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन पेटेंट्स एक्ट a biological process to create a seed can be patented in India। ये गलत बात है, सीड भी पेटेंट नहीं किया जा सकता, प्लांट वेराइटीज भी पेटेंट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे नॉट एलिजिबल लिखा है, थर्ड वाला राइट है, वन वाला रॉन्ग है। फिर इन इंडिया देयर इज नो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपेलेट बोर्ड। देखिए, इस टाइम ये गलत बात था, पर अभी वाकई 2021 में इसको चेंज कर दिया गया। 2021 के बाद अब वाकई नहीं है। 2019 में ये स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर सी होगा। अभी अगर आपसे पूछा जाए तो आपका स्टेटमेंट आंसर बी होगा। ठीक है, ये डिफरेंस ध्यान रखिएगा, टाइम के हिसाब से थोड़ा चेंजेस आता रहता है, कुछ कुछ आंसर फर्क पड़ेगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या चीज के लिए एम्पायर करता है, स्टेट द रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड द प्रोसीजर एंड मैनर इन विच इट इज सॉट। देखिए, ये कर नहीं सकता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट खाली बोल सकता है कि पब्लिक पार्टिसिपेशन रिक्वायरमेंट है कि नहीं, पर ये नहीं बोल सकता कैसे। ठीक है ना, तो ये बात गलत हो गया। फिर ले डाउन द स्टैंडर्ड्स फॉर एमिशन और डिस्चार्ज ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूटेंट्स फॉर वेरियस रिसोर्सेज। बिल्कुल सही बात है, ये बात गवर्नमेंट कर सकता है, तो आंसर होगा बी। अगर गवर्नमेंट नहीं करे तो कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव करके बताएगा ना भाई, ये सब पॉल्यूशन का पैरामीटर है। 59 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो 2016 का है उसमें कौन सा बात सही है। वेस्ट जनरेटर हैज टू सेग्रीगेट वेस्ट इनटू 5 कैटेगरीज। नहीं पता अपने को, कोई आइडिया नहीं है, 5 है कि 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। द रूल्स आर एप्लीकेबल टू बी नोटिफाइड अर्बन लोकल बॉडीज, नोटिफाइड टाउन्स एंड ऑल इंडस्ट्रियल टाउनशिप ओनली। ये बात गलत है, ये तो श्योर गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। द रूल्स प्रोवाइड फॉर, खाली 3 टाइप का बॉडी में क्यों करेगा, हम म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में क्यों नहीं करेंगे, म्यूनसिपैलिटी में क्यों नहीं करेंगे, ठीक है ना, आर्मी आर्मी टाउनशिप में यानी कि कंटोनमेंट में क्यों नहीं करेंगे, इसका कोई बात है, नहीं पता अपने को, तो ये वाला बात गलत है। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या है, द रूल्स प्रोवाइड फॉर एग्जैक्ट एंड इलेबोरेट क्राइटेरिया फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइट्स फॉर लैंडफिल्स एंड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी। बिल्कुल सही, ठीक है, रूल्स का काम ही यही होता है कि कुछ को कंफर्म बताना कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये जो दिख रहा है कि लैंडफिल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, मैक्सिमम सॉलिड को अपने लैंडफिल में डाल देते हैं, इस क्राइटेरिया को बताने का संभावना ज़्यादा दिख रहा है, तो मैं तो सी के संग जाऊंगा। अगला स्टेटमेंट क्या है, इट इज मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ वेस्ट जनरेटर दैट द वेस्ट जनरेटेड इन वन डिस्ट्रिक्ट कैन नॉट बी मूव टू अनदर डिस्ट्रिक्ट। ये रूल हो सकता है पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर नहीं है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 60 नंबर क्या है, एज पर इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर सेंट्रल अमेंडमेंट रूल्स। ये भी एक रूल के बारे में पूछ रहा है। इफ रूल्स ऑफ फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट आर इम्प्लीमेंटेड इट बिकम्स ईजियर फॉर फर्म्स टू कंपनीज टू ले ऑफ वर्कर। बिल्कुल सही बात है, अगर समझ लीजिए कोई आपको 3 महीने का नौकरी दे रहा है तो आप उसके बाद आपको निकाल सकते हो ना, कोई फिक्स टर्म अगर एम्प्लॉयमेंट दे दिया गवर्नमेंट तो कंपनीज को ईजी होगा कि आपको 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए टेम्पररी रख सकता है वो। फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या, नो नोटिस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट शैल बी नेसेसरी इन केस ऑफ टेम्पररी वर्कमैन। ये बात भी सही है, आंसर होगा सी। अभी आप टेम्पररी वर्कमैन में हो तो आपको पता होना चाहिए पहले कि आपका वर्क टेम्पररी है, आपका 2 महीने का ट्रेनर है, ऐसा जरूरी नहीं आपको 2 महीना बताया जाए कि देखिए आपका ट्रेनर खत्म होगा, दफा हुई है। आपको पहले पता होना चाहिए कि कंपनी उस हिसाब से रिक्रूटमेंट करता है, कंपनी का प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट का बात है। आई नो लेबर के हिसाब से थोड़ा सा रूल माने रूड है, बट ऐसा ही है, कंपनीज को बेनिफिट करने के लिए इंसेंटिवाइज करना पड़ता है। तो दिस वाज इट, ये आंसर कीज है कुछ यूपीएससी का ऑफिशियल आंसर की, इन 10 क्वेश्चन का आप इसको रेफर कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो। ये वीडियो अपलोड हो चुका, आप देख चुके हो, इसी चैनल पे आप वीडियो देख रहे हो, इससे रेगुलर जुड़ सकते हैं कंटिन्यू इस इनिशिएटिव को फॉलो करने के लिए। 7:15 से 7:45 के बीच में डेली वीडियो अपलोड हो जाएगा। ये वेबसाइट का आइकन है, यहाँ विजिट करके यूपीएससी संबंधित और जानकारी आप ले सकते हो, एग्जाम संबंधित। तो आई होप इनिशिएटिव अच्छा लगा। इफ यू लाइक द इनिशिएटिव देन सब्सक्राइब, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। और ये जो डिस्कशन क्वेश्चन बुकलेट हम लोग ने जो क्वेश्चन बुकलेट अभी डिस्कस किया है, वैसे सिर्फ क्वेश्चन बुकलेट प्लेन और उसके वजह आंसर कीज जो है प्लस कुछ हम लोग ने अगर लिखा है इन्फॉर्मेशन स्टिक रह गया तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, सिंपली ऑफिशियल चैनल, उससे जुड़े और वहाँ से एक्सेस आप कर सकते हैं। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।